नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि उत्तराखंड में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर जहां रिकॉर्ड 8,517 नए संक्रमित मिले, तो वहीं पहली बार सबसे ज्यादा 151 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही एक्टिव केस की संख्या भी 62,000 से ज्यादा पहुंच गई है और प्रदेश में अब तक 2,20,351 संक्रमित मरीज आ चुके हैं, जिसमें से 1,49,489 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। आपको बता दें कि देहरादून जिले में भी रिकॉर्ड संक्रमित मरीज आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को 33,097 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें से 27,218 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जबकि देहरादून जिले में सबसे अधिक 3,123 कोरोना से संक्रमित मरीज मिले हैं। साथ ही प्रदेश में कंटेनमेंट जोन की संख्या भी 342 तक पहुंच गई है। तो ये आपको बता दें कि कोरोना संकट के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी सामने आए। वो अपने निजी प्रयासों से गुजरात से एक ट्रक ऑक्सीजन सिलेंडर उत्तराखंड भेज रहे हैं और इसी कड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर का ट्रक देहरादून पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि बलूनी ने अपने फेसबुक पर जानकारी दी कि मैंने निजी संबंधों और मित्रों के सहयोग से एक ट्रक ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की है। उत्तराखंड में भी लगातार वैक्सीनेशन का अभियान लगातार जारी है और कोरोना संक्रमण को देखते हुए अस्पतालों में भी तमाम व्यवस्थाएं अपने अपने स्तर से सरकार तो कर ही रही है, लेकिन अब कई और लोग भी सरकार की इन व्यवस्थाओं में साथ देने के लिए आगे आ रहे हैं। तो वहीं राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी इस बारे में एक सार्थक पहल करी है। उन्होंने अपने निजी संबंधों के चलते उन्होंने गुजरात से ऑक्सीजन का एक सिलेंडर मंगवाया है, जो कि बहुत जल्द उत्तराखंड पहुंच जाएगा और इससे कोरोना के जो मरीज हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, उन्हें एक बड़ी राहत यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारी संवाददाता साक्षी सहानी फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। साक्षी, जानना चाहेंगे आपसे कि जिस प्रकार से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने एक सार्थक पहल करी है, अपने निजी संबंधों के चलते उन्होंने गुजरात से एक ऑक्सीजन का, हम कह सकते हैं कि सिलेंडर का एक खेप उन्होंने यहाँ पर मंगवाई है। और देखने वाली बात यह है कि अब आने वाले दिनों में जैसे ही ये ऑक्सीजन की खेप यहाँ पर पहुंचेगी, तो ऑक्सीजन पर जो मरीज है या जो और भी कोरोना से संक्रमित जो मरीज हैं, उन्हें एक राहत यहां पर जरूर मिलेगी। साक्षी। बिल्कुल उमंग, देखिए कोरोना संकट के दौरान जहां उत्तराखंड को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इसके तहत बहुत ही अच्छी पहल राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी द्वारा उत्तराखंड को एक सौगात के रूप में मिली है, जिसमें उन्होंने अपने निजी संबंधों के द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर का एक पूरा ट्रक जो है उत्तराखंड भिजवाया है गुजरात से। और कह सकते हैं उमंग, एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि देखिए सारे अस्पतालों की अगर बात करी जाए तो ऑक्सीजन की कमी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लगातार सोशल मीडिया साइट्स के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा और तमाम अपने संबंधों के द्वारा लोग एक दूसरे से ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग कर रहे हैं। तो ये जो आपूर्ति है, इससे जो ऑक्सीजन की वो पूरी हो सकती है। और साथ में कह सकते हैं कि इसके तहत जो बहुत सारे लोग हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंचाना कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। वहीं अनिल बलूनी जी ने इस पर ट्वीट भी करा है और साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री से जब कल उन्होंने फोन पे बात करी और कहा कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं उत्तराखंड को बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से स्थिति जो है वो बनी हुई है। केंद्र से भी मदद मांगी गई है, लेकिन केंद्र भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि केंद्र को सब राज्यों का देखना है। तो ऐसे एक अच्छी जो पहल है अनिल बलूनी द्वारा करी गई है। और साथ में उनका ये भी आश्वासन है कि अभी एक ट्रक जो
है उत्तराखंड भिजवा दिया गया है और अगर जरूरत पड़ी तो आगे और भी मदद जो है उनके द्वारा उत्तराखंड को दी जा सकती है। जी साक्षी, जानना चाहेंगे, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी ने एक सार्थक पहल तो जरूर की है, और आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे साक्षी, क्या उत्तराखंड में जैसे कि तमाम राज्यों में कई समाजसेवी, कई एनजीओज आगे आ रहे हैं, कई हम कह सकते हैं पार्टी के कार्यकर्ता आगे आ रहे हैं इस प्रकार की पहल करने के लिए, तो आपसे जानना चाहेंगे उत्तराखंड में भी क्या ऐसे समाजसेवी और कई एनजीओज आगे आए हैं सरकार का साथ देने के लिए कोविड से इस युद्ध के दौरान? बिल्कुल उमंग, यकीनन देखिए बहुत सारे एनजीओज और वेलफेयर एसोसिएशन ऐसी हैं जो उत्तराखंड में सामने आई हैं और देखिए लंबे समय से जो है जो समाज सेवी हैं वो अलग अलग सामाजिक कार्यों में जुटे हुए थे, लेकिन अब जो ये कोरोना महामारी आई है तो इसके मद्देनजर देखा जा सकता है तमाम एनजीओज, वेलफेयर एसोसिएशन और समाज सेवी जो है एकजुट हुए हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों तक मदद पहुंचाने की पुरजोर कोशिश जो है अब शुरू कर दी है। देखा जा सकता है कि अपने अलग अलग हेल्पलाइन नंबर्स बनाने के साथ साथ जहां जहां कंटेनमेंट जोन है वहां पे किस तरीके से खाना पहुंचाना है और लोगों को किस तरीके से जागरूक करना है, इसमें भी एक अच्छी पहल देखने को मिल रही है। वहीं उमंग अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि व्हाट्सएप के जरिए और तमाम सोशल मीडिया साइट्स के जरिए जो है प्लाज्मा डोनेट करने की अगर रिक्वेस्ट देखें या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर या बेड प्रोवाइड करने की जो पहल देखें, उस पर भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को बहुत मदद मिल रही है, क्योंकि देखिए तमाम जो नंबर्स हैं कुछ नंबर्स ऐसे हैं हालांकि जो लग नहीं रही, लेकिन बहुत से नंबर ऐसे हैं जिसके द्वारा सच में जो है मदद पहुंचाई जा रही है। तो कह सकते हैं कि इस समय चाहे विपक्ष की बात करें, सत्ता पक्ष की बात करें, एनजीओ की, प्राइवेट संस्थानों की बात करें, तो सब एकजुट है और उत्तराखंड में देखा जा सकता है कि जिस तरीके से लहर बहुत तेजी से ये ऊपर जा रही है, इसको रोकने के लिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं देवभूमि को इस कोरोना की चपेट से बचाया जा सके। बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं तमाम लोग भी अब आगे आ रहे हैं सरकार के साथ में, सरकार के साथ कोरोना की जो ये लड़ाई है इसमें सरकार का साथ दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है जिस प्रकार से इस प्रकार के लोग जितनी ज़्यादा संख्या में आगे आएंगे तो जाहिर सी बात है कोरोना का ये जो बढ़ता संक्रमण है इसे लगाम लगाने के लिए उतनी ही जल्दी हमें सफलता भी मिलेगी। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी के लिए साक्षी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है और ऐसे में सरकार ने लोगों की सुरक्षा के लिए कर्फ्यू तो लगा दिया है, लेकिन लोग हैं कि अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे और कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा रुद्रपुर में भी दिखा, जहां लोग गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए बेवजह सड़कों पर घूमते दिखाई दिए। हालांकि पुलिस इसको लेकर कार्रवाई तो कर ही रही है, लेकिन लोग हैं कि बिना किसी डर के कोरोना गाइडलाइन की लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि रुद्रपुर के दिनेशपुर क्षेत्र में कई लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हो चुकी है, लेकिन लोग हैं कि अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। उत्तराखंड सरकार की जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसमें जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं जैसे गैस है, पेट्रोल हैं और मेडिकल शॉप हैं और कृषि रसायन की दुकानें हैं, ये खुलेंगी और इसके अलावा जो राशन की दुकानें हैं ऑल्टरनेट डेज में खुलेंगी। तो इसी जो निर्देशों का पालन कराने के लिए अभी हम यहाँ मार्केट में हैं। आप देखिए पूरा मार्केट लगभग 90% मार्केट बंद है और आज भीड़ भी कम है और दिनों की अपेक्षा, तो इसी का अनुपालन करवा रहे हैं। लोगों से यही अपील कर रहे हैं जब भी आवश्यक हो तभी आप मार्केट में आएँ, अदरवाइज अवॉइड करें। मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इस कोरोना काल में वर्तमान में मृत्यु दर में देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में सबसे सर्वाधिक है। और इस समय अगर हमारे नगरीय क्षेत्र में जो भी हम लोग रह रहे हैं, अगर हम लोग खुद स्वयं अगर जागरूक ना हो तो हम लोग के लिए आगे आने वाले जो दिन है बहुत ही खतरनाक है। इसलिए मैं सभी जनता से भी अपील करता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, अति आवश्यक कार्य के बिना घर से ना निकले और घर पे ही रहे, सुरक्षित रहे, हमेशा मास्क लगा के रहे, सैनिटाइजर करें, ये अति आवश्यक है। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौतम सरकार फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। गौतम, जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? बिल्कुल उमंग, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय जो उधमसिंह जिले के अंतर्गत दिनेशपुर थाना क्षेत्र में बहुत गंभीर स्थिति दिखाई दे रहा है कि आज जो लगभग 93 पॉजिटिव पाया गया है, जिसमें कुछ का हालत बहुत ही गंभीर है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा पिछले 2-3 दिन के अंदर लगभग 6 लोगों को मौत भी हो चुके हैं। फिलहाल लोगों को कोई भयभीत नहीं है, कोई डर नहीं है। मार्केट में वही ज्यों का त्यों भीड़ दिखाई दे रही है। पुलिस प्रशासन काफी
वो लगा रहे कि इनको रोका जाए, लेकिन पब्लिक अभी जागरूक नहीं है, वही मार्केट में बेफालतू को आ रहे हैं। और लोगों के अंदर यही आपको बताऊंगा, आज एक अमृत दिनेश क्षेत्र में एक गांव है अमृतनगर नंबर 2, जहां पर लगभग आज ही 39 लोगों को पॉजिटिव पाया गया। अब पूरे क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में लगभग 93 लोगों को पॉजिटिव है। अब कई लोग जो समय आइसोलेट में है, लेकिन फिर भी मार्केट में वही भीड़ का भीड़, एक गाड़ी में 2-2, 3 सवारी बैठ के जा रहे हैं पुलिस के सामने, और 4 व्हीलर भी घूम रहे हैं। कोई डर की कोई चीज इसमें दिनेश क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहे। जी उमंग। गौतम, जिस प्रकार से खैर सरकार और प्रशासन भी युद्ध स्तर पर कोरोना संक्रमण की इस बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए डटा हुआ है और इस प्रकार के जो भी लोग हैं उन पर कार्रवाई भी की जा रही है, क्या आपको नहीं लगता कि अब थोड़ा और सख्त हो जाने की जरूरत है प्रशासन को? बिल्कुल उमंग, जिस प्रकार उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार जी द्वारा सख्त निर्देश दिया गया कि आप पब्लिक को समझाइए, अगर ना समझे कोई कानून ढंग से उनको कोई ऐसे दंड दीजिए कि जो उनके अंदर डर रहे, मार्केट में फालतू ना घूमे। लेकिन पुलिस करे तो क्या करेगा, उनको केवल चालान ही काट पा रहे, कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रहे। वहीं उधर जिले के जिलाधिकारी रंजना गुरु ने भी निर्देश दिया कि केवल गैस, पेट्रोल पंप और मेडिकल खुले रहेंगे, बाकी सब बंद रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ व्यापारी चोरी छपे अपने दुकान को खोल रहा है, लोगों को कोई डर नहीं है। वही मार्केट में चारों ओर से गाँव से लोग आ रहे हैं, और जहाँ जिसको पॉजिटिव है कोई पता नहीं चल रहा, एक के लिए 10 लोगों को पॉजिटिव होता रहा, जिस कारण से एक छोटा सा क्षेत्र है दिनेशपुर क्षेत्र, जहाँ पर 93 लोग इसमें पॉजिटिव पाया गया, और कई का हालत गंभीर है, और कई लोगों को मौत भी हो चुके हैं पिछले कुछ दिनों में। अगर यही हालत रहा तो आने वाले टाइम के लिए दिनेशपुर क्षेत्र में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, फिलहाल जो दिख रहा है। जी उमंग। जी बिल्कुल गौतम, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने सल्ट उपचुनाव में हार की समीक्षा करते हुए पार्टी के भीतर और बाहर अपने विरोधियों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हार को बड़े अवसर में बदलना ही तो कांग्रेस है। उपचुनाव में उन्होंने कार्यकर्ताओं में जीतने की ललक देखी और इस ललक को एक बड़ी भूख में बदलने के काम में सभी को जुटना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सल्ट उपचुनाव में पार्टी की हार की समीक्षा करते हुए इसे अपनी हार माना। इंटरनेट पर अपनी पोस्ट में उन्होंने उपचुनाव के दौरान उनके कोरोना संक्रमित होने का जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना से वो कमजोर तो हुए, लेकिन इतने भी नहीं कि उत्तराखंड में किसी भी चुनाव की चर्चा हो और उनका नाम आलोचना या समालोचना के दायरे में ना रहे। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते उपचुनाव में प्रचार के लिए आखिरी वक्त पर सल्ट पहुंचकर भी उन्होंने स्टार प्रचारक की अपनी भूमिका निभाई। खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता प्रियंका जगोड़ी फोन लाइन पे जुड़ चुकी है। प्रियंका, जानना चाहेंगे आपसे, जिस प्रकार से सल्ट उपचुनाव में हालांकि दावे तो दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने करे थे, लेकिन बीजेपी यहां पर जीती और उसके बाद में अब कांग्रेस की तरफ से हालांकि कोई प्रमुख व्यक्ति की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया था, लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यहां पर बयान दिया है। इस हार को उन्होंने अपनी हार माना है और उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की वजह से मैं इतना ज्यादा मैं प्रचार नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद भी हर कार्यकर्ता को मेरी तरह सोचना चाहिए कि अगर कोई भी चुनाव हो, उपचुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, हमें एड़ी चोटी का जोर लगा देना चाहिए और अपनी पार्टी को जिताना ही हमारा आखिरी मकसद होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे प्रियंका? बिल्कुल उमंग, जिस तरीके से हरीश रावत जी जो सल्ट सीट पर उपचुनाव में प्रचार में लगातार उतरे थे और काफी सक्रिय वो दिख रहे थे इस सीट पर जो उपचुनाव के लिए, वो उन्हें कोरोना हुआ था, बावजूद उसके वो कोरोना से जंग जीतने के बाद आए, जनता से मिले, क्योंकि ये जो सीट है ये इनकी गृह जनपद की सीट भी मानी जाती है, तो इस कारण उन्हें कई जनता से कई उम्मीदें थी कि उनके पक्ष में वोट जाएगा और एक उनकी जो कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पंचोली यहाँ पर मैदान में यहाँ पर उन्होंने उतारा था, तो एक महिला प्रत्याशी के रूप में भी उन्होंने कई भावात्मक जो है लोगों से अपील करी थी वोट की, तो लोगों के बीच गए थे, लेकिन बावजूद इसके उन्हें एक हार जो है निराशा यहाँ पर मिली है और जो है जीत यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में गई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है हरीश रावत ने अपनी जो हार है उसे स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा है कि ये कार्यकर्ताओं की जीतने की एक ललक देखी जा रही है उपचुनाव में,
तो इससे पहले भी जो उपचुनाव हुए थे पिथौरागढ़ सीट पर और यहाँ पर जो थराली सीट थी वहां पर भी उपचुनाव कराए गए थे। तो उसमें भी कांग्रेस को यहाँ पर हार देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं एक जो उम्मीद यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर थी वो यहाँ पर उन्हें यहाँ पर जीत का स्वाद नहीं मिला। जी बिल्कुल प्रियंका, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने कार्यकर्ताओं का, अपनी पार्टी का हौसला यहाँ पर बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे, एक बहुत सार्थक पहल उनके द्वारा की गई है। और जैसा कि अभी आपने भी बताया, उन्होंने कहा कि हार को एक बड़े अवसर में आप देखिए और आने वाले विधानसभा चुनावों में इस हार को जीत में बदलिए और सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह भी लगातार वो बढ़ा ही रहे हैं। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए प्रियंका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं आपको बता दें कि पौड़ी जिला अस्पताल को पीपीपी मोड में दिए जाने के बाद भी अस्पताल की हालत बद से बदतर होती जा रही है। लगातार हर छोटे मरीज को इलाज के लिए श्रीनगर भेजा जा रहा है, जबकि पहले ही छोटे मोटे इलाज यहां पर हो जाया करते थे। ताज़ा मामला देर गडोली गांव का है, जहां 3 साल की बच्ची के गिरने पर सिर्फ टांके लगने थे, मगर अस्पताल में टांके लगने का धागा न होने के कारण उसे भी श्रीनगर भेज दिया गया। इससे स्थिति साफ है कि अस्पताल की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। कई बार ये है ना सर, क्योंकि जैसे अभी छोटा बच्चा है 3 साल का जिसको लेके आए हैं अभी, तो छोटे बच्चे में जो कैटगेट चाहिए या जो 30 चाहिए, जो वाइक्रोल चाहिए, कई बार ये शॉर्ट हो जाते हैं गवर्नमेंट एंड से। तो उसमें हमें फिर ये चीज़ों का देखना पड़ता है कि भाई कैसे कैसे, अगर हमने किसी और धागे से सूचर किया तो वो फिर नुकसान हो जाएगा, लिप्स में जो है डिफॉर्मिटी आ जाएगी, टेढ़ा जुड़ जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम जो है थ्रेड के बारे में फिर कॉन्शियस रहते हैं। 2-3 साल की बच्ची है जो घर पे गिर गई थी और उसका होंठ कट गया। तो ये करीबन 12-1 बजे करीबन ये हॉस्पिटल आए थे यहाँ पे इंद्रेश पौड़ी में। तो उस पर टाँके लगने थे और टाँके इनके पास वो धागा अवेलेबल नहीं है, ये जो इन्होंने बताया है। परंतु इन्होंने बच्चे को भी टाँके लगाने से भी मना किया है और इन्होंने धागा भी नहीं है, दोनों चीज़ मना करके उसके बाद उसके परिजनों को और बच्चे को श्रीनगर भेज दिया। श्रीनगर जाने के बाद वहाँ पे भी बच्चे को ट्रीटमेंट नहीं मिला है, क्योंकि वहाँ पे सर्जन जो हैं वो संक्रमित हैं, तो इसलिए वहाँ पे भी इनको ट्रीटमेंट नहीं मिला है। उसके बाद ये फिर वापस श्रीनगर से बच्चे को लेके और धागा खुद खरीद के पौड़ी आए हैं। और अभी भी यहाँ पे धुलमुल रवैये से इन लोगों के साथ बातचीत हो रही है कि कभी कह रहे हैं कि कोरोना की टेस्ट लाओ, कभी कुछ, इस तरीके से ये आनाकानी करने पे लगे हुए हैं। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला। भगत ने कहा कि जिस संविधान के आधार पर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी है, वो उसी संविधान की हत्या कर रही है और इससे अधिक निंदनीय कार्य कुछ और नहीं हो सकता। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की विजय के बाद पार्टी कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर हमला कर रहे हैं। यह दृश्य देश विभाजन के समय से भी ज्यादा भयावह है। तो वही आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण भारतीय रेलवे को पर्याप्त यात्री नहीं मिल पा रहे और इसके मद्देनजर भारतीय रेलवे ने तकरीबन 6 जोड़ी अप डाउन ट्रेनों को रद्द कर दिया है। ये सभी ट्रेन 9 मई से अगले आदेश तक रद्द रहेंगी। कोरोना महामारी के कारण यात्री न होने से रेलवे की ओर से बताया गया कि ये सभी ट्रेनें अगले आदेश तक रद्द रहेंगी। आगे कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए रेलवे द्वारा ट्रेनों को संचालित करने का निर्णय लिया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के दबाव और थंडर स्टॉर्म की सक्रियता के चलते राजधानी दून समेत पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज बदल गया है। अगले 24 घंटे में देहरादून के साथ ही पर्वतीय इलाकों में बिजली चमकने के साथ साथ बारिश के भी आसार हैं। मौसम के बदले मिजाज के चलते आसपास के इलाकों के साथ ही गढ़वाल और कुमाऊं के कई क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई। बता दें कि मौसम का मिजाज गुरुवार से ही बदला हुआ था, जहां दिन भर आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन शाम 5 बजे के बाद मौसम अचानक बदल गया और पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी होने लगी और आगे भी मौसम विभाग का अनुमान है कि मौसम बिगड़ सकता है।
तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोरोना काल में वैश्विक महामारी की मार झेल रहे अधिवक्ताओं के आर्थिक संकट के निवारण के लिए नेशनल आपदा प्रबंधन और स्टेट आपदा प्रबंधन को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि विधि व्यवसाय कर रहे अधिवक्ताओं के लिए आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कोई ब्याज रहित ऋण या उनकी सहायता के लिए कोई स्कीम है या नहीं। 19 मई तक कोर्ट में जवाब पेश करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई हेतु 19 मई की तारीख को तय किया गया है। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जरूरतमंद अधिवक्ताओं को ब्याज रहित ऋण या आर्थिक सहायता दिलाई जाए। आज एक पीआईएल मैटर में जिसमें जो नीडी एडवोकेट्स हैं स्टेट ऑफ उत्तराखंड में, उनकी प्रैक्टिस जो है उस पर अफेक्ट हुआ है, क्योंकि रूटीन का सारा काम जो है कोर्ट्स पर रुक गया है। तो इस पीआईएल में आज ऑनरेबल कोर्ट ने संज्ञान लिया और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस इशू किए हैं ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने, और ये कहा है कि इस ऐसी डिज़ास्टर सिचुएशन में जो नीडी एडवोकेट्स हैं उनके लिए कोई लोन स्कीम या कोई फाइनेंस स्कीम का क्या प्रावधान है और आप क्या कर सकते हैं। और यही स्पेसिफिकली हमारी प्रेयर थी पीआईएल में। ये पीआईएल जो है 2 प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, अमित वर्मा और एडवोकेट चंद्रशेखर जोशी के द्वारा दाखिल की गई थी, और इसको 19 जो है मई को दोबारा से लगाया है। तो 19 को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जवाब रखेगी और ये बताएगी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कोई फंड वकीलों के लिए बनाया गया है, और नहीं बनाया गया है तो क्यों नहीं। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के लाट गांव में एक शादी समारोह में उस समय हड़कंप मच गया जब दुल्हन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई। राजस्थान के बीकानेर से गांव में बारात भी पहुंच गई थी। तो वहीं कोरोना संक्रमित दुल्हन ने पीपी किट पहनकर शादी रचाई। दूल्हे और शादी कराने वाले दोनों पक्षों के पंडितों ने भी पीपी किट पहनी। शादी संपन्न होने के बाद बारात बिना दुल्हन के ही लौट गई। दुल्हन को घर में ही आइसोलेट किया गया है। आपको बता दें कि जिले के लाट गांव निवासी विनीता उर्फ विमला लटवाल की शादी बीकानेर के भूपेंद्र से तय हुई थी। बुधवार को गांव में महिला संगीत भी संपन्न हो गया था और बृहस्पतिवार को लाट गांव में बारात आनी थी। सुबह कोविड अस्पताल से जैसे ही दुल्हन के परिजनों को फोन गया तो वहां हड़कंप मच गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतने ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।